गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? देखिए, हम लोग पहले बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब। लेकिन वो अब चेंज हो गया है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार, और खेलोगे धूपोगे बनोगे मंत्री मिनिस्टर। तो इसलिए अब क्या करिएगा, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप बहुत हायर एजुकेशन ले लेते हैं तो एक दुकान भी नहीं चला पाइएगा, और नहीं पढ़ाई करते हैं तो दुकान कम से कम चला लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स बेच लीजिएगा, अंडा बेच लीजिएगा, तो उससे पैसा कमाई कर लीजिएगा। लेकिन बहुत पढ़ लीजिएगा तो वो भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगले को भी तो पढ़ाना है। आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा, पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो, इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग करंट डेंसिटी J = I/A। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन current density and drift velocity। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझे? तो अब देखिएगा, एक कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्लियर है? इट कंसिस्ट्स n number of electrons per unit volume of conductor। क्लियर है? कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। इट कंसिस्ट्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? अब देखिए इसको क्या रिलेशन होगा, ये चीज हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करिए, ये हमारा कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A है और लेंथ L है। तो N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल L ले लीजिए और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L। देखिए ये कंडक्टर है, ये लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये NaL हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या लिखिएगा, बोलिए? टोटल चार्ज जो होगा Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज
NaLe हो जाएगा। ये टोटल चार्ज निकल गया। और I इक्वल टू आप लिखते हैं Q/T, तो QNaLe/T हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके लिखिए तो जरा सा, पॉज करके लिख लीजिए। तो I इक्वल टू निकल गया आपको, वहां पे देखिएगा Vd इक्वल टू L/T लिखिएगा, तो L इक्वल टू Vd इंटू T। I इक्वल टू लिखे, सॉरी हाँ, I इक्वल टू Q/T, तो NaLe/T लिखे आप। तो L को क्या पुट कर देंगे, NaVd इंटू T, Vd इंटू T इंटू E बाय T हो जाएगा। T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, और A को इधर ले लीजिए, I/A इक्वल टू NeVd हो जाएगा। I/A इक्वल टू J, तो J इक्वल टू NeVd, वेयर E इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में एक चीज हम लिखते हैं, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना अभी प्रूफ किए थे आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, J बराबर Ne, Vd इक्वल टू लिखे थे E/m इंटू टॉ। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लास्ट सेशन में दिए थे। तो Ne²E/m इंटू टॉ, ये हो गया J। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हर एक कंडक्टर में कांस्टेंट होता है। E² कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया मास। क्लियर है? तो I जो है यहाँ पे J जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली आप कहेंगे ना, तो ओम्स लॉ यहीं से डिराइव किया गया। अभी जस्ट इसको करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करा करके अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखिए क्या होगा। ये कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा। हेलो प्लीज इधर देखिए, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, उसी को हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यानी द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is defined as the drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit
electric field. Clear? It is denoted by म्यू ई, इसको म्यू ई से डिनोट करते हैं, मीन्स म्यू ई इक्वल टू आप लिखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? अब इसका यूनिट और डायमेंशन देखिए, इसका जब यूनिट लीजिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम. तो ये हो जाएगा मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड. क्लियर हुआ? नहीं तो और करके मीटर पर सेकेंड या वोल्ट पर मीटर लिखे थे ना, वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड, ये आपका हो जाएगा यूनिट. अब जब डायमेंशन की बात करेंगे तो देखिए, डायमेंशन जब निकालिएगा तो मीटर का डायमेंशन L, कूलम का डायमेंशन AT, ठीक है. नीचे में न्यूटन का डायमेंशन MLT-2, सेकेंड का डायमेंशन T. T और T कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू ई का डायमेंशन हो जाएगा, L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, M-1 T2 L0 T2 A हो जाएगा. ये इसका डायमेंशन हो गया. ठीक है. अब यहां से देखिए, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, पहले इसको नोट कर लीजिए फास्ट. ठीक है. कर लिए ना? करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी. अब ऐसा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा, जस्ट अ मिनट रुक जाइए. आप म्यू ई इक्वल टू क्या लिखे, वी बाई ई लिखे. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाले थे आप, ई बाय एम इंटू टॉ. हेलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकाले थे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाले थे, ई बाय एम इंटू टॉ. अब उसको पुट कर दीजिए वहाँ पे तो क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में. देखिए, पुट करिएगा, छोटा सा एक्सप्रेशन निकल जाएगा रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में. ध्यान दीजिएगा सब लोग. वी डी ई बाय एम इंटू टॉ अब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये म्यू ई हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बाय एम इंटू टॉ. ये हो गया मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम के टर्म. समझे? अब नोट में एक चीज यहां पे लिखते हैं, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी. तो मोबिलिटी के टर्म में करंट डेंसिटी देखिएगा, J बराबर हम लोग कल क्या लिखे थे, NEVD. क्लियर है? अब हम म्यू ई इक्वल टू वी डी बाई ई पढ़े तो वी डी इक्वल टू म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. आप समझदार हैं और आप अच्छे भी हैं. NEVD हमारे ख्याल से आप समझ भी रहे होंगे, म्यू ई इंटू ई. अब यहाँ पे ये जो करंट डेंसिटी हो गया, ये म्यू ई के टर्म में हो गया, और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई जो है इलेक्ट्रॉन, म्यू ई करंट डेंसिटी और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है? अब आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं.
पॉज करके नोट करिए जल्दी। है ना। अब देखिएगा एक न्यूमेरिकल देखिएगा, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए इंटरेस्ट लेकर देखिए, समझ के बनाइएगा ना, पढ़िएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप देखिए मूवी देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो कितना समझते हैं, एक एक बात सुनते हैं बहुत गौर से, जो कि याद रह जाता है बहुत दिनों तक कि इस मूवी में इस जगह पे यहाँ बोला है, इस जगह पे यहाँ पे बोला है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखिए, एक एक वर्ड को देखिए। द डायमीटर ऑफ ए कॉपर वायर इज 2 mm। डायमीटर 2 mm है तो डेफिनेटली रेडियस 1 mm होगा, इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर। करंट जो है 6.25 एम्पियर है और ये है बाय इतना पर मीटर क्यूब। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स n, स्मॉल n। स्मॉल n को क्या बोले थे बच्चे? हेलो, स्मॉल n जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इक्वल टू 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब गिवन है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हैं E/m × τ। एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव किए थे E/m × τ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है गिवन इस क्वेश्चन में, ना रिलैक्सेशन टाइम है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप जानते हैं J = NeVd, तो Vd = J/Ne। तो आप यहां से J पहले फाइंड आउट कर लीजिए, J = I/A। तो I आपके पास 6.25 है और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिखेंगे? देखिए ये आपका कंडक्टर होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² हो जाएगा। तो 6.25 पाई का वैल्यू 3.141, रेडियस जो है 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। आप यहाँ से J फाइंड आउट करके J का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? ड्रिफ्ट स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए या नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए, फास्ट करिएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा, पर अच्छा कैसे लगेगा? समझेंगे तभी अच्छा लगेगा। अब जैसे देखिए आप रोड पे चलते हैं तो कोई चीज़ क्या होता है, अच्छा कैसे लगता है? आप उसको समझ जाते हैं, देख लेते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। उसी तरह से देखिए इसको भी समझिए तब आपको अच्छा लगेगा। ऐसे आप बाकी समझदार भी हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका गिवन है 2.5 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और करंट है 2.7 एम्पियर। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी, आपको वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यू है ना, इससे समझ लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यू। इज इट क्लियर? एरिया है, करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा निकालने के लिए, तो पहले आप J निकाल लीजिए I/A। तो
आप ऐसे भी सीधा सीधी कर सकते हैं, J इक्वल टू एन ई वी डी, क्लियर है, और वी डी इक्वल टू J बाय एन ई, और J जो है I बाय ए एन ई। I आपका गिवन है 2.7 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट 9 इंटू 10 टू द पावर 28, और E जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, और आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.7 बाई 2.5 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू पावर देख लीजिए आप 19, ऊपर जाएगा 7, 19 प्लस 7 26, 19 प्लस 7 26, ये 28 ऊपर जाएगा, तो 26 और 28 ये -2 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया क्या? अब एक क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पर बढ़िया क्वेश्चन है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप देखिएगा प्लीज। देखिए ये क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। एरिया है आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। आई भी आपका गिवन है 1.5 एम्पियर। मेन हमको चाहिए n। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, डेंसिटी दिया हुआ ठीक है ना, रो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी है, और एटॉमिक मास आपको m इक्वल टू, कॉपर का तो होता ही 63.5 ग्राम, इसको आप लिख सकते हैं 63.5 इंटू 10 टू द पावर 28, सॉरी 10 टू द पावर 3 kg। ठीक है, ये मास एटॉमिक मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ, I दिया हुआ, A दिया हुआ। तो कह रहा ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? n चाहिए आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि अब हम सॉल्यूशन बना सकेंगे। अब ये क्वेश्चन हमको मतलब नहीं है, आपको समझाना है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और अब आपको समझाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर है? देखिएगा सब लोग। हेलो बच्चे, इधर देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको। आप देखिएगा, एक छोटा काम इधर करते हैं। आप क्या करिए, उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि रफली
वन एटम कंजिस्ट वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन में, वन एटम कंजिस्ट वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स व्हाट? जितना एटम उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो जितना होगा वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना। तो याद है हम आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताए थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू m/m नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। शायद आपको याद होना चाहिए, पहले से बहुत बार बता चुके हैं। ऐसे भी सुनिए ना, सीधा सीधी बात है, 1 मोल कितना कंजिस्ट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स Na 1 मोल। तो 2 मोल 2Na, 3 मोल 3Na, 4 मोल 4Na। तो नंबर ऑफ मोल इंटू Na, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं, मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ये आप बताएं m/m, m रहने देते हैं यहाँ पे, 63.5 इंटू 10⁻, ठीक है, -3 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे देखिए, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितना उतना ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू क्या लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम लिखे हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा लेते रहिए। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और, मास इक्वल टू क्या पढ़े थे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या, डेंसिटी बाय मास। तो n, इसको देखिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, अब वॉल्यूम को क्या लिखिएगा वहां से, डेंसिटी बाय मास। डेंसिटी अपॉन मास, तो मास ऊपर चला जाएगा, n इंटू m अब बाय डेंसिटी। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इतना काम हम इधर किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक इसको फिर से समझा देते हैं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल n कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, वॉल्यूम को यहाँ से लिख देंगे मास बाय डेंसिटी। क्या लिख देंगे, वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिखेंगे ना, सॉरी, मास बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, n इंटू रो अब बाय m। अब बताइए n जो निकला है, जितना नंबर ऑफ एटम्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में रफली 1 एटम कंजिस्ट 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करिएगा इसको, n वही हो जाएगा m/63.5 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए तो n जो है लिखिएगा वहाँ पे m/63.5 इंटू 10⁻³
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू रो बाय m। अब ये m और ये m कैंसिल आउट, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है इसको देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 63.5 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी गिवन है 9 इंटू 10⁻3। अब देखिए ये 6 हो जाएगा, तो ये इसको करिएगा ना तो 0.85 इंटू 10⁻29 दैट मीन्स 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो जाएगा। मीन्स जो डेंसिटी निकला ना, ये डेंसिटी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो निकला, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, तो ये जो आपको निकला वो कितना निकला कॉपर का 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और ये कॉपर का ना ये फिक्स होता है 0.8 मतलब 8.5 इंटू 10⁻28 ये फिक्स होता है। तो ये जो है यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए और आगे बताते हैं। नोट कर लिए ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो n निकलेगा 0.85 इंटू 10⁻29 पर मीटर क्यूब, तो 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर पर मीटर। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है कॉपर के लिए, ठीक है। 8.5 इंटू 10⁻28, किसी किसी में दे देगा आपको 9 इंटू 10⁻28, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। अब जब n निकल गया तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, J इक्वल टू NeVd, J इक्वल टू NeVd, तो Vd इक्वल टू J बाय Ne, J को लिख दीजिएगा I बाय A Ne। I जो गिवन था क्वेश्चन में ये कितना था, I जो है 1.5 है, 1.5, और A जो है 1 इंटू 10⁻⁻7 n 8.5 इंटू 10⁻⁻28 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, घर में आराम से। तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बनाइए। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए 3.13, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ये 3.13 एनसीईआरटी का है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल, जो अभी हम लोग निकाले, n इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। पूछ रहा क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग। देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब यहां पे देखिए ये लेंथ जो है 3 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स कैरिंग एक करंट दिया हुआ है, कितना है 3 एम्पियर है। तो कह रहा कितना टाइम लगेगा जाने में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि आप बचपन में पढ़ रहे थे, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू लेंथ बाय वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी चाहिए,
तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट कर दें, तो J इक्वल टू NeVd, तो Vd इक्वल टू J बाय Ne। J क्या लिखेंगे? I बाय ANE। अब I जो लिखिएगा 3 दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6, 8.5 × 10⁻28 और E 1.6 × 10⁻19। 3/2 × 8.5 × 1.6, पावर देख लीजिए, -6 है, 19 + 6 27, ऊपर नहीं 19 है ना यहाँ पे, -6 है तो 25 हो गया, 25 ऊपर जाएगा प्लस ये -3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 3 बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू, तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा उसको वन एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए। इसको बना लीजिए प्लीज़, घर में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, छोड़ नहीं दीजिएगा, सॉल्व करिएगा सारा क्वेश्चन को। कुछ बच्चे नहीं करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है। आप क्या करिए, ओम्स लॉ ये जो हो जाता है, आप ऐसे देखिए, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आप 5 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए, तब जो करंट है 10 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए, 15 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए, 20 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए, 25 वोल्ट अप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज बढ़ाते जाइए तो करंट भी बढ़ता जाएगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखिए, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखिए। लेकिन कब? जब फिजिकल कंडीशन आप कांस्टेंट रखेंगे। अब सोचिए फिजिकल कंडीशन क्या? सबसे फर्स्ट टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तभी ही करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल आएगा। टेम्परेचर देखिए क्या होगा ना, टेम्परेचर यदि वैरी करेगा तो फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नहीं होगा। टेम्परेचर वैरी करने से रेजिस्टेंस वैरी कर जाता है। क्लियर है? तो 2-3 पैरामीटर है जिसको कि आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए, स्ट्रेन ले लीजिए। देखिए मेरी बात समझिए, एक तो सब एक टर्म हो गया टेम्परेचर, एक टर्म प्रेशर। तो टेम्परेचर तो आप समझते हैं, प्रेशर समझते हैं। स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन क्या हुआ, हम आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कर देते हैं। जिसमें जैसे रेलवे का लाइन, वो लोहे का जो बना होता है, टेम्परेचर बढ़ाइए तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो देखिए ये है, इसका लेंथ आपका L है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ये पूरा लेंथ L डैश हो गया। तो कितना चेंज हुआ, इतना तो ये बढ़ गया। इसको डिनोट करिए डेल्टा L से। तो जितना चेंज हुआ डेल्टा L अब बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिए किस टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। तो डेल्टा L आपका एक्सपेंशन हुआ और ये जो L है आपका ओरिजिनल लेंथ हुआ। इसके रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जब कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन etc, तब क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वोल्टेज। कब? प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज, टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन।
लेकिन जानते हैं ये जो बताया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कुछ बातों को नहीं सोच सका, समझ सका। मतलब ये भी ना हर एक जगह अप्लाई नहीं हो जाता है। पहले आप लोग 9th-10th में उतना डिस्कशन नहीं किए होंगे। हम आपको बताते हैं सेमीकंडक्टर। आप ले लीजिए डायोड। थोड़ा बहुत भी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे यदि केमिस्ट्री में, तो पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से डायोड बन जाता है। मेरी बात सुनिएगा, आप सोचिए ना डायोड, अभी उतना डायोड के बारे में पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। डायोड है, ठीक है, डायोड एक डिवाइस होता है, सिंपल इतना तो जानिए। अभी आप एक बात बताइए, एक बल्ब लीजिए, बल्ब को जलाने के लिए जो सॉकेट है आपके बोर्ड में, उस बल्ब का वायर ऐसे लगा दीजिए, खोस दीजिए उसमें, मतलब सॉकेट में घुसा दीजिए, तो बल्ब जल गया। अब क्या करिए, उसको निकाल के उल्टा कर दीजिए। क्या उल्टा करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा? तब पर भी जलेगा। अरे जलेगा ना। आप कोई भी चीज जो वायर है, पंखे का वायर है, उसको सॉकेट में डालिए और फिर उल्टा करके डालिए, तो जैसे भी डालिएगा वो चलेगा। दैट मीन्स तब वहां पे ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन जब यहां पे डायोड लीजिएगा, डायोड एक डिवाइस है, ये डायोड एक डिवाइस होता है, ठीक है, ये आधा ब्लैक होता है आधा वाइट होता है, उस पर कलर समझाएंगे। डायोड को बहुत एक्सप्लेन करके समझाएंगे। देखिएगा, इसको एक बार ऐसे जोड़ दीजिए तो ये बहुत करंट फ्लो करेगा मैक्सिमम, लेकिन ये इसको उल्टा दीजिए तो देखिएगा ये करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं हुआ, यहाँ पे ओम्स लॉ फेल्योर हो गया इन द केस ऑफ डायोड। तो ओम उतना सोच नहीं सका था तभी। और एक बात, हाँ, ये जो वोल्टेज है वो वायर के ही अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए, जैसे कि आप क्या करिए, आप एक बात बताइए, आप जो घर में कनेक्शन है, आप जो वायरिंग किए हुए हैं, उसमें आप 400 या 220 या 240 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो उसमें यदि हम 11,000 अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गल जाएगा। तो क्या वहां ओम्स लॉ वैलिड होगा? क्या नहीं होगा। तो वो लिमिटेशन नहीं लगाया ओम्स लॉ, डायरेक्टली सीधा कह दिया क्या कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा और वो करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा सीधी कह दिया। और फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट रख दिया। ये दो तीन बातें नहीं सोच सका कि वायर के लिए नहीं सोच सका, वो नहीं बोल सका। जैसे अब वायर का कैपेसिटी के हिसाब से होगा ना, अब 11,000 वाला वायर रोड पे गया है, उसमें 32,000 वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो वहां पे नहीं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी को लॉस कर देगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बार बार कह रहे हैं कि हम आपको सुनने के लिए। हाँ, एक बात और, जिसका लिसनिंग पावर बहुत अच्छा होता है, देखिएगा वो सक्सेस करता है। आप किसी का भी जो सक्सेस पर्सन है उसका आप इंटरव्यू लेकर के देखिएगा, उसका लिसनिंग पावर बहुत ही बढ़िया होता है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि ओम्स लॉ तभी उतना नहीं सोच सका, बाद में जा करके ओम्स लॉ कहाँ पे फेल्योर हो गया। एक तो पहला क्या कि डायोड के केस में ये फेल्योर हो गया, जबकि ओम्स लॉ ये कहता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चाहे हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी अप्लाई करेंगे, सीधा या उल्टा, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो नहीं हुआ वहाँ पे। दूसरा, सर्टेन वायर जो है, तो वायर के अनुसार कैपेसिटी के हिसाब से जितना वोल्ट, एक लिमिट तक वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और लिमिट यदि क्रॉस कर जाएगा तो वहां पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रह जाएगा। तब बाद में कंडक्टर को दो तरह से ओम्स बताया, एक ओहमिक कंडक्टर, एक नॉन ओहमिक कंडक्टर।
तो जो कंडक्टर ओम के लॉ को फॉलो करेगा ओमिक कंडक्टर हो जाएगा, और जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखिए हम क्या कह रहे थे, जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा ओहमिक, और जो नहीं ओबे करेगा वो नॉन ओहमिक। ठीक है, तो ओम्स लॉ लिख लिया जाए। द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across across two ends of conductor provided physical condition do not change, provided physical condition क्या लिखे, टेम्परेचर कॉमा प्रेशर स्ट्रेन etc remains constant, या डू नॉट चेंज लिख दीजिएगा, डू नॉट चेंज। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। क्लियर है? अब देखिए ये कंडक्टर है आपका, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड है, तो ये जो V अप्लाई किए, इधर से करंट I जा रहा है, अप्लाई किए हैं V, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V बाय R जो होगा ना यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और ये V बाय I एक कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट जो होगा R हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करिए ना, इसको पॉज करके लिख लीजिए, तब फिगर ड्रॉ करके पूरा करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए कि ये आपका कंडक्टर है, वोल्टेज V अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये करंट I चल रहा है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी V बाय I जो है एक कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट क्या होगा, ये R हो जाएगा, वेयर R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये जो होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। समझे? तो यानी V इक्वल टू ये आपका IR हो जाएगा, और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो ये ग्राफ लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ हो जाएगा। ये आपका V है, ये आपका I है, तो ये जो ग्राफ है लीनियर हो जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहिए। समझे? लीनियर ग्राफ हो गया। अब देखिए एक V के लिए, जैसे कि देखिए
एक V के लिए एक ही I होगा, एक V के लिए एक V के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही करंट हो सकता है, दो करंट नहीं हो सकता है। पर एक ऐसा केस है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड ये सेमीकंडक्टर है, उस केस में क्या होता है ना, एक ही वोल्टेज के लिए दो करंट हो जाता है, ठीक है ना, एक V के लिए दो I हो जाता है। अभी आपको बताएंगे वो भी चीज। तो आप यहां पे नोट में क्या लिख लीजिएगा, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेगा ओहमिक कंडक्टर, और जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन ओहमिक कंडक्टर हो जाएगा। पहले इसको नोट करिए। प्लीज नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे नोट में दो बातें लिख लेंगे। एक बातें लिखेंगे, those conductor which obey the Ohm's law, those conductor which obey the Ohm's law are called ohmic conductor। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हो गया कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, are called non-ohmic conductor। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डायोड। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है ना नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर है कंडक्टर, पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे अब एक चीज करते हैं, एक हेडिंग लिख करके यहां तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशन भी, इसको नहीं तो ऐसे भी लिख लीजिएगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि कोरोना हर एक कोने कोने में पहुंच गया है, तो आप लोग इधर उधर ना करें। ठीक है, अपना घर में रहिए, सेफ रहिए और आराम से रहिए, खाइए, खाना खाइए, पढ़ाई करिए और सोइए। हाँ, कुछ बच्चे सुबह सुबह सोए रह जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं सोइए, एकदम उठिए। सोने से भी, बहुत ज़्यादा सोने से भी बॉडी बहुत अच्छा नहीं हो जाता है। तो हम कहेंगे कि पढ़ाई भी कर लीजिए अच्छा से, थोड़ा अभी टाइम है, नहीं तो टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो ठीक है, चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं। बाय बाय, थैंक यू।